नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर इमरजेंसी इतनी ट्रेंडिंग क्यों हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार आखिर इमरजेंसी पर इतना जोर क्यों दे रही है और पिछले 11 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन ये पहली बार संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो में 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला कि आखिर इमरजेंसी है क्या, कब लगी थी और इमरजेंसी लगने के बाद होता क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में। दूसरा हम ये जानेंगे कि क्या मोदी सरकार ये पहली बार संविधान हत्या दिवस जो मना रही है उसके पीछे का कोई राजनीतिक कारण है कि नहीं, और इनके कहने पे कितने लोगों ने संविधान हत्या दिवस में भाग लिया उसके बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद अंत में ये जानेंगे कि आखिर इन सब से नरेंद्र मोदी सरकार को आउटकम क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर इमरजेंसी लगी कब थी, क्यों लगी थी और इससे फायदा किसको हुआ था, घाटा किसको हुआ था, सब कुछ पूरा डिटेल में। तो 12 जून 1975 को इमरजेंसी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगा दी गई थी। अब लगाने के पीछे कारण यह भी था कि चुनाव में ऐसा कहा गया था, इंदिरा गांधी पे ऐसा आरोप लगा था कि आपने फर्जी तरीके से चुनाव जीता है। इलाहाबाद कोर्ट में ये केस चल रहा था और 12 जून के पहले अचानक से ये खबर आती है, ये कोर्ट का आदेश आता है कि इन पे जो आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल सत्य हैं और इनको चुनाव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 6 सालों के लिए उनको बर्खास्त किया जा रहा था चुनावी प्रक्रिया से। अब जैसे ये कार्यक्रम होता, जैसे ये चीज लागू होती, तो इंदिरा गांधी को सबसे पहले पीएम पद को छोड़ना पड़ता और कांग्रेस पार्टी से भी निष्कासित करना पड़ता। अब ऐसा होने से इंदिरा गांधी की छवि पूरी तरीके से धूमिल हो जाती और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल धरातल में चली जाती। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस करवा करके देश पे इमरजेंसी लगा दिया था। अब इमरजेंसी लगाने के बाद हुआ ये कि सेंसरशिप लग गया मीडिया पे। सरकार से बिना पूछे कोई चीज नहीं छापी जाएगी। फंडामेंटल राइट्स जो थे वो खत्म कर दिए गए युवाओं के, देश के सिटीजन्स के। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस पूछने की प्रक्रिया है कि अचानक आम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे उनको भी जेल में भर दिया गया। विरोधियों को, यानी लीडर ऑफ अपोजिशंस में जितने भी लोग थे, जितने लोग क्वेश्चन उस समय कर रहे थे उसको जेल में भर दिया गया। आरएसएस के लोगों को जेल में भर दिया गया और इस तरीके से 2 साल तक, लगभग 2 साल तक इमरजेंसी भारत में लागू रही। और 1977 के बाद जब ये इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव प्रक्रिया सामान्य तरह से हुई और उसमें इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और इंदिरा गांधी ने बाकायदा एकदम से हार स्वीकार किया और उस समय जनता पार्टी का जो सरकार बना उसमें उन्होंने सहभागिता निभाई और कहा कि नहीं, ये देश का जो प्रक्रिया है, देश के लोगों का जो सम्मान है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और आगे भी ऐसे चुनाव प्रक्रियाएं होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये है कि इमरजेंसी लगने के बाद जो चीजें हुई, सबसे पहला मीडिया पर सेंसरशिप लगना, फंडामेंटल राइट्स और युवाओं के क्वेश्चन पूछने पे रोक लगा दिया गया। विरोधियों को, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसको जेल में डाल दिया गया। 2014 के बाद अगर आप सिस्टम देखेंगे 2025 तक, तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। मीडिया जो है उस समय डायरेक्ट सेंसरशिप लगाई गई थी जबरदस्ती सरकार द्वारा। अभी क्या है कि सरकार के कुछ चाटुकारों का मालिकाना हक मीडिया पे कर दिया गया है, जिससे उनमें काम कर रहे व्यक्तियों का जबरदस्ती घुटने पर लेट के और मोदी सरकार का तलवा चाटने पे मजबूर कर दिया गया है। ये लोग आवाज भी नहीं कर सकते, चू भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सैलरी जहां से आती है वो मोदी भक्तों से आती है। जब मोदी भक्तों से सैलरी आएगी तो भाई आपको भी मोदी भक्ति में लीन रहना पड़ेगा। तो दूसरी बात करते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को उस समय जेल में डाल दिया गया था। 2014 से आप देखोगे तो जिस राज्य में चुनाव होता है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के पार्टी में कुछ ना कुछ लोगों को जेल में जरूर डाल दिया जाता है ताकि उनकी छवि खराब हो। दिल्ली चुनाव इसका सीधा साधा एग्जांपल है। बहुत बड़े बड़े नेताओं जैसे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तक को जेल में जाना पड़ा और मतलब चुनाव के जस्ट पहले उनको रिहा कर दिया जाता है। अगर उन पे इतना बड़ा केस है तो भाई वो लंबा क्यों नहीं चलता? 2 महीने 3 महीने में जैसे चुनाव खत्म होने की प्रक्रिया होती है, उसी के बाद ये चीजें अचानक से क्यों लोग रिहा हो जाते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि युवाओं के जो क्वेश्चंस थे पूछने के, उस पे भी रोक लगा दिया गया 1975 में। लेकिन 2014 के बाद आप देखोगे तो कई सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स, कई सारे ट्विटर अकाउंट्स, कई सारे यूट्यूब अकाउंट्स को भी बैन कर दिया गया। और बैन करने के पीछे कारण ये था कि लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखोगे तो कई सारे ट्विटर अकाउंट्स, कई सारे यूट्यूब अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया भारत में। इसका मुख्य कारण यही है कि भारत में बंद करने के पीछे का कारण यह है कि वो लोग सच्चाई दिखा रहे थे सरकार का, और सरकार नहीं चाहती कि लोगों के आगे सच्चाई आए।
1975 में यह हुआ था कि इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही थी। अब 2014 के बाद आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना में मरे हुए लोगों का संख्या 1 लाख करीब दिखाई गई, लेकिन असली आंकड़ा जब आया WHO का तो वो 20 लाख तक पहुंच गई। वो सरकार हमसे छुपा दी थी। दूसरा हम बात करते हैं कुंभ स्टैम्पेड का। ऐसा कहा गया था 35 से 36 लोगों को 5-5 लाख 15-15 लाख रुपए दिए गए और मात्र 35 से 36 लोगों की मृत्यु हुई थी। BBC की रिपोर्ट जब आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। 82 लोग की मृत्यु उन्होंने स्पष्ट कर दी। दिल्ली स्टैम्पेड में कितने लोग मरे वो हम लोगों को नहीं पता चला आज तक। उसके बाद जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अभी तक सरकार का आंकड़ा नहीं आया है कि कितने लोग एग्जैक्टली मारे गए हैं। इस समय अघोषित आपातकाल के पीछे का कारण क्या है? उस समय तो घोषित 2 साल के लिए लगा था, तब ये हालत हो गई थी, लोगों को लड़ना पड़ा। लेकिन हम जो पिछले 14 सालों से आपातकाल झेल रहे हैं, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीन लिए जाते हैं, हमारे ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की हर वो जरिए को बंद कर दिया जाता है, मीडिया को खरीद लिया गया है। तो इसके पीछे का कारण है क्या? और इस इमरजेंसी को अगर हम झेल रहे हैं पिछले 11 सालों से, तो वो 2 सालों की इमरजेंसी इसके बदले तो कुछ है ही नहीं। और ये बीजेपी जो पिछले 11 सालों से लगातार हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है, वो संविधान हत्या दिवस आखिर क्यों मना रही है? तो इसके पीछे का कारण है, अगर 2024 चुनाव को आप अच्छे ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी ने एक गेम खेला इसमें और बीजेपी का 400 पार का नारा बिल्कुल खत्म हो गया। और 400 पार का नारा तो छोड़िए, अपने तरफ से बहुमत लाने का भी जो उनका सपना था वो भी खत्म हो गया। मात्र 240 सीटों पर बीजेपी आकर निपट गई। अब जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की सरकार, मिली भगत से ये जो सरकार चल रही है वो चल इसलिए रही है क्योंकि नीतीश बाबू का मजबूरी है बिहार राज्य को जीतना और चंद्रबाबू नायडू का भी सेम मजबूरी है। लेकिन 400 पार का ये नारा आखिर खत्म हुआ क्यों? इस पे क्वेश्चन जरा समझते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने संविधान दिखाया और कहा कि जैसे इनका 400 पार आएगा ये लोग संविधान में चेंजेस कर देंगे, जिसके कारण से लोगों को लग गया कि नहीं, जो दलित पिछड़े और अति पिछड़े लोग थे उनको लग गया कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है और इसलिए बीजेपी मात्र 240 सीटों पे सिमट गई। अब ऐसा जब हुआ तो बीजेपी के दिमाग में ये चीज चल रहा था कि भाई 2024 चुनाव हम सिर्फ हारे तो वो संविधान के नाम पे हारे। अब जरा देखिएगा, बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी की बात हो रही है तो वो बात हो रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि वो लोग बार बार अगर चुनाव हारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के नाम पे हारेंगे। अब 2024 के बाद ये 2025 पहली बार आया है जिसमें अचानक से इमरजेंसी का 50 साल इनको दिख गया कि इमरजेंसी के 50 साल हो गए और ये भी साथ साथ दिख गया कि हम लोग संविधान के नाम पे बार बार चुनाव हारते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा आरोप लगा दिया जाए सरकार पे, जो अपोजिशन सरकार है, जिस आरोप से वो लोग कभी अपने आप को उभार ही ना सके। तो इसलिए एक वर्ड निकाला गया, संविधान हत्या दिवस। तो वो क्या था मोदी जी? जिस दिन आपने डिमोनिटाइजेशन किया था और डिमोनेटाइजेशन करके आपने कहा था कि 2 महीने टाइम दीजिए, अगर 2 महीने में सब कुछ स्थिति नहीं सुधरी तो जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे मैं आ जाऊंगा, जो करना हो आप कर लेना। लेकिन उस चीज के भी 7 से 8 साल हो गए और उस डिमोनेटाइजेशन के बाद भी आपने अपने बारे में कुछ नहीं कहा कि हाँ मेरे से वो गलती हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय भी संविधान हत्या हुई थी और उस दिन भी आपने जबरदस्ती लोगों पे डिमोनेटाइजेशन थोप दिया था। जबरदस्ती कई सारी चीजें भारत के लोगों पे थोप दी जाती हैं, अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया। तो ये सभी चीजें भी इसी काल में आनी चाहिए। संविधान हत्या का सबसे ज्यादा श्रेय मोदी सरकार को जाना चाहिए। अब मोदी सरकार जो मणिपुर में पिछले 2 सालों से इतनी ज्यादा हत्याएं हो रही है, इतना जघन्य अपराध हो रहा है, आए दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो मणिपुर का आ ही जाता है। उस पे मोदी सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि 2 साल में एक ट्वीट कर दे। लेकिन इमरजेंसी के 50 साल होने पे मोदी जी ने 8:42 से लेकर 8:55 के बीच में मात्र 12-13 मिनट में ही इन्होंने कुल 6 ट्वीट कर दिए। और इन 6 ट्वीटों के बाद इन्होंने ये भी लोगों से कह दिया कि अगर आपको, आपके परिवार में किसी को भी इमरजेंसी से कोई दिक्कत हुई हो, उस चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करें। अब ये भारत की जनता से बात कहते हैं, लेकिन अमूमन ये चीज़ें देखी जाती है कि मोदी सरकार जब कोई टास्क देती है तो सबसे पहले उनके जो चरण चुंबक हैं यानी गोदी मीडिया कि चाटुकार लोग, दलाल लोग, वो सबसे पहले आते हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए। अब इसमें होड़ लग जाती है कि मैं सबसे ज़्यादा चाटुकार, मैं सबसे ज़्यादा दलाल, मैं सबसे ज़्यादा चाटूंगा। तो इस होड़ में सबसे ज़्यादा जो विजय प्राप्त होती है वो प्राप्त होते हैं सुशांत सिन्हा।
सुशांत सिन्हा सबसे पहले मनोहर कहानियाँ लेके 8-9 बजे आते हैं, पाठशाला आप देखना, जिसमें 1,04,000 वो भूल गए थे एक बार। कई बार वो ये भी कहते हैं कि आप गुजरात बॉर्डर पे हैं, अपने बिना लोकेशन शेयर कीजिए, बताइए कि वहाँ गुजरात बॉर्डर पे चल क्या रहा है। तो ऐसे पप्पू लोग अचानक से आते हैं मनोहर कहानियाँ ले करके और बताने लगते हैं मेरे साथ ये हुआ, जिनकी उम्र ही 40-45 साल है, वो 50 साल पहले की घटना इस तरीके से बताते हैं, लगता है उनके ऊपर निकली है ये घटना। अब सुशांत सिन्हा आराम से आए, मोदी जी के साथ एक इंटरव्यू शेयर कर दिया। मोदी जी के बाद इंटरव्यू शेयर करने के बाद उन्होंने एक पाठशाला का मनोहर कहानी भी शेयर कर दिया। अब रजत शर्मा को लगा स्लिप ऑफ टंग हो गया। रजत शर्मा को ये लगा कि सुशांत सिन्हा तो जीत रहा है, तो रजत शर्मा ने क्या किया कि 6-7 ट्वीट लगातार कर दिए और अपने बारे में बताने लगे, क्योंकि उनकी जो एज है वो 50-60 साल लगभग है। अब ये आदमी बताता है रजत शर्मा कि उस समय मेरे को जेल में डाल दिया गया और इतनी यातनाएं मैंने सही, ऐसा दिखाता है कि वो कोई फ्रीडम फाइटर था। और मैं उसकी असलियत बताता हूँ, वो उस समय आरएसएस का बस एक सदस्य था। आरएसएस के कहने पे उसने उस चीज़ का विरोध किया होगा और अमूमन जेल में डाल दिया गया होगा, और जेल में डाला गया होगा तो अच्छी से खातिरदारी हुई होगी, बेंत से ऊपर नीचे तक दिया गया होगा उसको। अब वो बताता है कि मेरे पैर पे आज भी उसके निशान है। अबे शर्म करो भाई, तो फोटो डाल दो ना, जब इतना चाटुकारिता पे उतर ही आए हो तो फोटो डाल दो, और ज़्यादा सहानुभूति मिलेगी, और ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को खली वो ये है कि जो पापा की परियां हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप, रूबिया लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, ऐसे लोगों की तरफ से कोई मतलब ट्वीट नहीं आया। तो थोड़ा सा मतलब मेरे को सोच में पड़ गया मैं। और मोदी सरकार से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ से भी उनकी पेमेंट होती है प्लीज़ कर दीजिए। वो लोग धीरे धीरे अब मतलब लो ग्रेड की तरफ जा रहे हैं, जिससे आपकी जो छवि है वो धूमिल हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे एक्सप्लेनेशन और सारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।